दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास की। इसमें देखिए, अंग्रेज जब आए, ठीक, उन्होंने ढेर सारे एक्ट्स, उसके बाद चार्टर एक्ट्स, उसके बाद अधिनियम ले आए। ये देखिए हमारे जो है इतिहास का भी ये पार्ट है। अगर आप बात करें तो ये इतिहास का भाग है और राज्य व्यवस्था का भी भाग है। दोनों जगह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक। और लगभग सभी एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीसीएस हो, नेट हो, जेआरएफ हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये बार बार जो है एग्जाम्स में आते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कायदे से पढ़ेंगे। ठीक। एक दो तीन वीडियो हो सकता है। ठीक। तो जो है इसका आज ये फर्स्ट वीडियो है। जितने भी वीडियो होंगे हम इसको कंसीडर करेंगे, हम रेगुलर जो है करते चले जाएंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रयास करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमें फीडबैक कमेंट से ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने का मतलब यही है ताकि हम और भी चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधान। देखिए, प्रावधान तो जानने से पहले हम पहले समझते हैं क्या इसके कारण थे। रेगुलेटिंग एक्ट आखिर आया कैसे, क्या इसके कारण थे, इस कारण के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 में। के बाद हम बात करें तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था। ये निर्णायक युद्ध था। ठीक है। बक्सर का युद्ध जब हुआ तो उसमें जो है अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट जो है शाह आलम सब हार गए। ठीक है। तो जो है हारने के बाद क्लाइव को बुलाया गया। ठीक। तो यहाँ पे इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद में एक दो संधियां होती हैं। इलाहाबाद संधि के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद संधि के नाम से जानते हैं। इसमें दो संधियां होती हैं। एक होता है 12 अगस्त 1765 को, और एक दूसरा होता है, ये जो 12 अगस्त 1765 को होता है, ये और क्लाइव और जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। मुगल जो है सम्राट जो रहते हैं शाह आलम द्वितीय, आलम द्वितीय के बीच होता है। ठीक है। इस संधि में क्या होता है? इस संधि में ये होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आपको जाननी है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है वो अंग्रेजों को मिल जाती है। बंगाल और बिहार और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों की दीवानी, दीवानी मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार, भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिल जाती है। ठीक है। क्या मिल जाता है? भू राजस्व। दीवानी का मतलब ये होता है, दीवानी जो टर्म है ये मुगलों की देन है। मुगल जो प्रशासन पढ़ेंगे तो उसमें हम दीवानी और एक राजस्व वसूलने का जो है ये अधिकार जो है वो क्लाइव को मिल जाता है। ठीक। और उसके बदले में शाह आलम को क्या देना होता है? 36 लाख रुपए वार्षिक। लाख वार्षिक जो है इस शाह आलम को दे के उनको एज ए पेंशनर इलाहाबाद के किले में रख दिया जाता है। वो कड़ा और इलाहाबाद भी दे दिया जाता है, सुजाउद्दौला से लिया जाता है। ठीक है। ये जो है जो पहला संधि हुआ 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय से के साथ। अब दूसरी संधि को अगर हम बात करें, सेकंड संधि, ये होती है 16 अगस्त 1765 को ही होती है। ये होती है सुजाउद्दौला, अवध के नवाब हैं सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला से के साथ होती है। इसमें सुजाउद्दौला से क्या लिया जाता है? कड़ा। कड़ा खान का नाम है, इलाहाबाद के पास है। और इलाहाबाद, ये दो चीजें, दो स्थान ले लिए जाते हैं और दे दिए जाते हैं किसको? शाह आलम को। ठीक है। और जो है 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति, जो युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध, ठीक है, और क्षतिपूर्ति के रूप में भी
लिया जाता है। तो यहाँ हम नहीं समझेंगे, जो मेन समझना है दीवानी, दीवानी मिल जाती है। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक व्यापार कर रही थी, ठीक है, अभी वो व्यापारिक कंपनी थी, अब जो है वह जो है वह भू राजस्व वसूलने लगी, यानी एक राजनीतिक कंपनी बन गई। ठीक है, अब उसको भू राजस्व का जो है अधिकार मिल गया। अब उधर बंगाल के नवाब की बात कर ले अगर हम, जो बंगाल में नवाब थे, ठीक है, मीर कासिम तो हार गया, उसकी जगह जो है मीर जाफर को नवाब बनाया गया। ठीक, बंगाल का नवाब जो था, तो जो है पेंशनर के रूप में रख दिया गया कि भाई तुम पेंशन ले लो, पेंशनर रह गया। ठीक, और उसको कहा गया कि पेंशन के रूप में तुम लो 53 लाख रुपया जो है वार्षिक हम तुमको देंगे। इसको, जो बंगाल का नवाब था, उसको वार्षिक देंगे। ठीक है, और जो है इसमें तुम्हें क्या काम करना है? निजामत का काम करना है। निजामत मतलब प्रशासन। ठीक है, प्रशासन, दो शब्द समझ लेते हैं, एक दीवानी और एक निजामत। ये दोनों शब्द जो है मुगल काल के प्रशासन में है। दीवानी का मतलब है भू राजस्व वसूलना, भू राजस्व वसूलना। ये जो दीवान होते थे वो काम करते थे, और जो निजामत था ये जो है प्रशासन का काम करते थे। ठीक है, और मुगल सत्ता चल ही रही थी, तो दीवानी मिल गई। इसको, अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्लाइव को मिल गई। कहाँ की? बंगाल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट किससे मिली? शाह आलम द्वितीय से मिली। ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम ही थे, शाह आलम द्वितीय से जो है ये दीवानी प्राप्त कर लिए। आगे देखते हैं, जब दीवानी मिली तो फिर क्या हुआ कि ये जो है एक तरह से वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर होता था मुगलों में। ठीक है, तब अब अगर हम बात करें तो देखें, जो दीवानी मिली थी इसमें क्या क्या सम्मिलित था। तो देखिए, इसमें भूमि कर बहुत अच्छे से क्लियर रहना चाहिए, टर्मिनोलॉजी से नेट जैसे एग्जाम में, जेआरएफ में बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है। सीमा शुल्क अपने मन से लगा सकते हैं, सीमा शुल्क भी इसी में सम्मिलित था। ठीक है, ये सब जो है, भूमि कर भी था और सीमा शुल्क बहुत जरूरी था व्यापार करने के लिए, ये दोनों जो है सम्मिलित थे दीवानी में। और ये किसको मिल गई थी? क्लाइव को। इतनी बात तो अच्छे समझ गए, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि से इसके द्वारा मिली, ये भी बात समझ गए। अब जो है, अब क्योंकि बंगाल में अभी नवाब थे, बंगाल को डायरेक्ट जो है अपने अंडर में अंग्रेज नहीं लेना चाहते थे। ठीक, वो जो है बंगाल का एक जो नवाब था उसका एक नकाब जो था वो बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि जनता जो है अभी अभी विद्रोह कर सकती थी, समस्याएं बढ़ सकती थी, तो सारे काम नवाब के नाम से ही होने थे, बंगाल के नवाब के नाम से। इसने क्या किया, अंग्रेजों ने, यानी क्लाइव ने क्या किया कि दो जो है डिप्टी दीवान रख दिए, उप दीवान, दो उप दीवान बनाए। ठीक, एक था बंगाल में, बंगाल की दीवानी मिली थी तो बंगाल में, ठीक, और एक बिहार में। देखिए, उड़ीसा जो है बंगाल के अंदर अंडर में ही उस समय आता था, बिहार अलग राज्य था। बंगाल और उड़ीसा साथ में चाहे जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक, तो बंगाल में जो उप दीवान था उसका नाम है मोहम्मद रजा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, मोहम्मद रजा। और बिहार में जो उप दीवान था उसका नाम है राजा सिताब राय, राजा सिताब राय। ठीक, ये दो उप दीवान हो गए भाई, एक बिहार में और एक बंगाल में। ठीक, इनका काम क्या था कि बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब के नाम पर जो है ये बंगाल की और बिहार की जो है दीवानी वसूलते थे। ठीक है, ओके, ये राजस्व बंगाल के नवाब के नाम से वसूलते थे, लिख सकते हैं बंगाल के नवाब
के नाम से, ठीक है, वसूलते थे दोनों लोग। अभी अंग्रेज अपना नाम यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना नाम नहीं लेना चाहती थी, ठीक है। अगर हम बात करें इस पूरे एरिया की आय की, कितनी आय लगभग रही होगी, नहीं, थोड़ा सा जो है देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो उस समय इस पूरे बिहार उड़ीसा बंगाल को मिला के कुछ 40 लाख पाउंड जो है, ये उस समय कितनी आय आंकी गई, 40 लाख पाउंड आय, ठीक, बंगाल बिहार उड़ीसा के तीनों को मिला ले, बिहार उड़ीसा, ठीक है, कितनी आय, ठीक। अब जब ये होने लगा 65 के बाद, ठीक, तो इंग्लैंड में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में ये बात पता चली, ब्रिटेन में, हाँ, इंग्लैंड की जो संसद थी, संसद में ये बात होने लगी कि बाप रे, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो इतना जो है मिल गया, काफी पैसा मिल गया। वहां के जो सांसद थे, जो ब्रिटिश इंग्लैंड की ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी ना, ब्रिटिश सरकार, उसमें चर्चा होने लगी, संसद में चर्चा होने लगी, क्यों ना कंपनी को हम जो है संसद के अधीन ले आए, सरकार के अधीन ले आए, ठीक, बहुत कुछ मिल गया है, ठीक है। ये चर्चा वहां स्टार्ट हो गई, चर्चा प्रारंभ हो गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कंपनी बहुत चालाक थी। कंपनी जो है, कंपनी ने क्या किया कि सरकार को 4 लाख जो है पाउंड की धनराशि देने का वादा किया कि भाई हम 4 लाख रुपए आपको दे देंगे, धनराशि देने का वादा करके जो है ऐसा होने से बचा लिया कि कोई कोई दिक्कत नहीं है, हम 4 लाख वार्षिक पाउंड दे रहे हैं ना, राशि जो है वार्षिक दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, देने का वादा करके मैटर क्लियर कर दिया। और आपको पता है कि कंपनी प्राइवेट थी और ब्रिटिश जनता की जो है इसमें शेयर लगे हुए थे ना, जो शेयर होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स, होल्डर्स को जो प्रॉफिट होता है ना, अभी आप आज के समय में जब किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो कंपनी कुछ अच्छा काम करती है तो खूब शेयर बढ़ता है, शेयर का कीमत बढ़ जाता है, प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट था ना, उसने बढ़ा के जो है 6.25 प्रतिशत था, इसको बढ़ा के 12.5% कर दिया। जनता भी खुश, सरकार भी खुश, इंग्लैंड की सरकार भी खुश हो गई, 4 लाख पाउंड मिल रहा है, और शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट भी बढ़ गया, जनता भी खुश हो गई। कंपनी अब मनमाना लूट करे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, न वहां की जनता को है न वहां की सरकार को है, ठीक। इतनी बात आप समझ रहे हैं। चलिए, अब जो कंपनी के कर्मचारी थे इस दौरान किए क्या, इसको समझते हैं। कंपनी के कर्मचारी, कर्मचारी अब उनको तो एकदम जो है अलादीन का चिराग लग गया, ठीक, जो मर्जी सो करे, तो ये निजी व्यापार खूब करने लगे, बेतहाशा निजी व्यापार कर सकते थे, निजी व्यापार करने लगे, कंपनी का जो है उतना ज्यादा वो नहीं किया, ठीक है, निजी व्यापार करने लगे, और इसका बहुत ज्यादा अनुचित लाभ उठाया, अनुचित लाभ हुआ, दिया, ठीक है। निजी व्यापार करने से जो है क्या हुआ कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है, उसका दिवाला निकल गया, ठीक, समझ रहे, दिवाला निकल गया। चलिए हम बात करते हैं, ठीक, इसी को कहा गया द्वैध शासन, जो 1765 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसी को कहा गया द्वैध शासन। क्लास में आप पढ़ेंगे द्वैध शासन, डायरकी लियोनस कॉर्टियस की देन है, अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। द्वैध शासन, द्वैध शासन क्या, एक तरफ जो है नवाब है, ठीक, वो प्रशासन का सारा काम देख रहा है, एक तरफ कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, ये जो है दीवानी वसूल रही है, मनमानी जो है व्यापार कर रही है, दूसरी तरफ प्रशासन, वो कौन देख रहा है, नवाब, ठीक है, हाँ, इनको मिला है निजामत, तो हो गया द्वैध शासन, मतलब दो लोग शासन कर रहे हैं बंगाल बिहार उड़ीसा पर, एक तो कंपनी क्या कर रही है, दीवानी वसूल
राजस्व वसूल रही है, प्रशासन काम नवाब देखता है। इसी को कहा गया द्वैध शासन। ठीक है, ये द्वैध शासन 1772 तक चला। ठीक, 1765 से लेके, और इसमें खूब लूट हुई, खूब अनुचित व्यापार हुआ। ठीक, इसमें कंपनी का भी दिवाला निकल गया। ठीक, अब चलते हैं आगे, फिर देखते हैं क्या होता है। 72 से पहले की बात कर लें पहले। देखिए, 1765 में ही अगर हम बात करें तो मीर जाफर की मृत्यु हो गई। 1765 में मीर जाफर कौन, आपको बता चुके हैं, मीर जाफर बंगाल का नवाब, इसकी मृत्यु हो गई। सबको कंसीडर करते चलते हैं। ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, पॉलिटी में भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। ठीक, अब उसका पुत्र जो है, मीर जाफर का जो पुत्र है, पुत्र नजमुद्दौला, नजमुद्दौला को जो है वो नवाब बनाया गया, नवाब बनाया गया। ठीक है, जब नवाब बनाया गया, इनसे भैया जो है दोनों अधिकार अब ले लिए गए। ठीक है, दोनों अधिकार, यानी दीवानी तुम पहले से मिली थी, अब इनको कहा गया कि आप ऐसा करिए, प्रशासन काम भी अपन अब छोड़ दीजिए, निजामत का जो काम था वो भी जो है लेकर मोहम्मद रजा को दे दिया गया। जो दीवान थे मोहम्मद रजा, उनको दे दिया गया। ठीक, तो देखिए, कंपनी पहले क्या बनी, दीवान बनी, पहले राजस्व वसूल रही है। ठीक है, मीर जाफर की मृत्यु हो गई, नजमुद्दौला जो है नवाब बन गया। ठीक है, उधर इंग्लैंड में क्या हो रहा है, कंपनी के खिलाफ जो है जो बातें हो रही है, उसने उनको भी चुप करा दिया। ठीक, अब ये सारी व्यवस्था ऐसे चलती रही, आपको बता दिए सारी व्यवस्था ऐसे चलती रही। यह व्यवस्था अगर हम बात करें, एक बार फिर बात कर लें, स्टार्ट हुई 1765 में। 65 से अगर हम चलें 1767 तक, तो एक क्लायू इस समय था, क्लायू के समय चली। ठीक, और हम अगर बात करें तो अगर हम आगे बात करें तो 1767 से लेके 1769 तक, इस समय जो है वेरलिस्ट था, वेरलिस्ट। ठीक है, वेरलिस्ट के समय चली। इसके बाद जो है 1769 से लेके 1772 तक कार्टियर कार्टियर तक चली, यानी तीन गवर्नर्स आए और चले गए, और यह व्यवस्था चलती रही। यह व्यवस्था क्या थी, द्वैध शासन, द्वैध शासन। ठीक है, चलती रही। 1772 में जाके ये खत्म होती है, कैसे खत्म होती है वो समझते हैं। ठीक है, और क्या क्या हुआ आगे समझते हैं, इस दौरान हुआ क्या क्या। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे दो द्वैध व्यवस्था खत्म हुई। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं हम कि जब 1765 में द्वैध शासन लगा, ठीक है, तो 1765 से लेके 1772 तक क्या हुआ, इस दौरान कंपनी की हालत बिगड़ती गई, कंपनी की हालत बिगड़ती गई भाई। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत बिगड़ती गई। क्यों बिगड़ती गई, अरे भाई सब निजी व्यापार कर रहे थे, निजी व्यापार कर रहे थे, कंपनी की तरफ से कोई व्यापार ही नहीं कर रहा था। हाँ? निजी व्यापार कर रहे थे तो कंपनी की हालत बिगड़ती चली गई। ठीक है, और जब यहाँ से जो कम कर्मचारी थे, कर्मचारी वो इंग्लैंड जाते थे, खूब निजी व्यापार करके खूब पैसा ले लेके कहाँ जाते थे, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ना, पैसा लेके जाते थे। तो वहाँ की जनता इनको देखती थी, और जनता वहाँ की घृणा करने लगी। ये जो जनता थी ना, वो इनसे घृणा करती थी, वो नवाब कहती थी। जनता इनको क्या कहती थी, कर्मचारियों को
इंग्लैंड में सोचिए, नवाब आ गए, नवाब साहब कमा के लूट के, सब जानते थे कंपनी लूट रही है, ठीक है, इंडिया इनकी इनके हाथ लगी है, इंग्लैंड में सब जानते थे। जनता घृणा करने लगी, ठीक। अब जनता घृणा करने लगी, उसी में कंपनी के साथ क्या दिक्कत हुई, आगे समझते हैं, देखते हैं। तो कंपनी ने पहले क्या किया, कंपनी तो घाटे में जा रही है, तो क्या कहा, जो 4 लाख पाउंड देना था कंपनी को, 4 लाख पाउंड, अब यह पिछले बात कर चुके हैं, 4 लाख पाउंड किसको देना था, इंग्लैंड की सरकार को, इंग्लैंड सरकार को जो देना था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भाई हमको छूट चाहिए, छूट दे दीजिए, ठीक है ना। पहले तो ये कहा, उसके बाद कहा कि भाई, ये सरकार, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको जो है 60 लाख, अ, हमको जो है 10 लाख पाउंड ऋण भी दे दीजिए। क्या करिए, 10 लाख हमको पहले छोड़ दीजिए, उसके बाद 10 लाख जो है वो ऋण चाहिए, हमको लोन चाहिए, हमको लोन दे दीजिए। किससे, इंग्लैंड की सरकार से मांगा, कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की सरकार से, संसद से ऋण भी मांग लिया। उसके बाद जो है पहले से 60 लाख पाउंड का ऋण था कंपनी पर, पहले से ऋण था, ठीक है। और उसी समय अगर हम देखें तो जो है बंगाल में 1770 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था, भीषण अकाल, ये भी स्थिति खराब, बंगाल की भी स्थिति खराब। फिलहाल इतनी सब चीजें होने पर जो है क्या हुआ, कंपनी का जो शेयर था डाउन होने लगा। समझिए पहले अच्छे से, कंपनी का शेयर जो है वो एकदम जो है गिरने लगा, ठीक। और सरकार भी सोचने लगी कि अब क्या करें, तो पता चल रहा है कि जो कर्मचारी लोग आ रहे हैं वो तो मालामाल होके आ रहे हैं, उनके पास खूब पैसा है, ठीक है। और इधर कंपनी कह रही है कि भैया हमारे पास पैसे नहीं, हमको जो है माफी दे दीजिए, हमको 10 लाख ऋण दे दीजिए। तो पहला काम क्या हुआ, जो उनका शेयर था वो जो है गिरने लगा, कंपनी का शेयर में गिरावट आने लगी, बहुत तेजी से गिरावट आने लगी, पहली चीज हुई, ठीक है। दूसरे, वहां की संसद को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, ठीक। अब यहीं पे क्या हुआ, यही टर्निंग पॉइंट है, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। कंपनी यहीं फंस गई, ईस्ट इंडिया कंपनी, संसद, इस सरकार, उसमें जो है ये फंस गई, ठीक। अब क्या करें, अब वहां लॉर्ड नॉर्थ की सरकार थी। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें, इंग्लैंड की बात करें हम थोड़ा सा, हाँ, ब्रिटिशर्स की बात करें, यानी इंग्लैंड में, इंग्लैंड की बात करें तो वहां लॉर्ड नॉर्थ, ये प्रधानमंत्री थे वहां, पीएम, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थ ने जो है ऋण की बात तो मान ली, ठीक है, उन्होंने ऋण की बात मान ली और संसद में कह दिया कि ठीक है, ऋण पास करते हैं, ऋण आपको दे देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण हम दे देंगे, ठीक है। इनका जो है संसद में बहुमत था, लॉर्ड नॉर्थ का, जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उन्होंने ऋण की बात जो है मान ली, ओके, कोई बात नहीं, ठीक। लेकिन हुआ क्या, अच्छा, लॉर्ड नॉर्थ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये प्रधानमंत्री थे, ये 1770 से लेके 1782 तक ये प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, ठीक है, ये बात। और ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें, ब्रिटिश संसद की, पार्लियामेंट की, ठीक है, तो इसके दो हाउस थे, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब है राज्यसभा, एक तरह का भारतीय राज्यसभा हो गई, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब वहां की लोकसभा हो गई, ठीक है, ये बात पहचान लेना।
ठीक रहेगा थोड़ा-सा पार्लियामेंट की हालत। तो लॉर्ड नॉर्थ जो है प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऋण की बात मानी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं के दौरान जब लॉर्ड नॉर्थ के समय ही ये घटना और हुई थी, आप इसे भी जानते रहिए, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थ जब प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के टाइम जो है एक चीज़ और हुई थी, अमेरिका में इंडिपेंडेंस वार हुआ था, ठीक है, अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष, अमेरिका में जो है स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था, ठीक। और जो है 1782 में जाके पूरा स्वतंत्रता संघर्ष 1775 से स्टार्ट हुआ था, 1782 तक चला था अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष। और इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी जनरल जॉर्ज वाशिंगटन ने। तो जॉर्ज वाशिंगटन, इनको भी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है वाशिंगटन, ठीक है। 82 तक की जो है स्वतंत्रता संघर्ष चला, तो 82 में 1782 में लॉर्ड नॉर्थ जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक, थोड़ा इनके बारे में जान लीजिए, इस्तीफा दिया था, ठीक, इतनी बात जान लीजिए, ठीक है। और इसी समय अगर और हम बात करें, थोड़ा सा और जान लेते, आगे आएगा, हम आपको यही बता दे रहे हैं। 1782 में क्या हुआ था कि इसी समय लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे आप कॉर्नवालिस कहते हैं, कॉर्नवालिस अभी आगे आएगा। कॉर्नवालिस जो है यॉर्क टाउन अमेरिका में जो है एक जगह है, अमेरिका के यॉर्क टाउन में जो है अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ये हार गया था, हार गया था, ठीक है। जो कॉर्नवालिस हार गया तो लॉर्ड नॉर्थ ने इस्तीफा दिया था, ठीक। इस्तीफा जानते ले रहिएगा, यही कॉर्नवालिस है जो भारत आएगा कभी, ठीक। अब 1783 में देख लेते हैं, इसी समय 1783 में तो लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन सरकार थी, फॉक्स की गठबंधन सरकार बनी, गठबंधन सरकार बनी। ये हम बात कर लिए हैं थोड़ा सा जो है इंग्लैंड की, और थोड़ा सा अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष की डिटेल में, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इतना आप जानते रहिए कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का, तो लॉर्ड नॉर्थ था। उसके बाद जो है 82 के बाद गठबंधन की सरकार आई, ठीक। वहाँ क्या चल रहा था, और वहाँ यही कंपनी को ऋण देने की बात आई थी, ठीक है। जब ऋण देने की बात आई, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्या हुआ, ठीक। तो ऋण तो मिल गया, लेकिन वहाँ जो है समिति बनी कि भाई देखो कि कंपनी घाटे में कैसे चलेगी, ठीक है। तो संसद ने एक प्रवर समिति बनाई, ब्रिटेन की संसद ने, आप चाहे लिख लीजिए, ब्रिटेन, फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ब्रिटेन की संसद ने एक प्रवर समिति, जांच समिति बनाई, कैसे ऐसे कैसे हो गया कि जिस कंपनी के कर्मचारी जो है वो मालामाल होते जा रहे हैं, वो कंपनी घाटे में कैसे हो गई, ठीक। ये बनाई, और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम है जनरल बरगोयान, जनरल बरगोयान, थोड़ा सा जानते रहिए इनको भी, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है जांच किया और बताया कि भाई अगर ये व्यवस्था ऐसे चलती रही है, अत्याचार, ये महान क्रूरता और अत्याचार का इनका स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि कंपनी अगर ये अत्याचार और क्रूरता भारत में इसी तरह करती रही तो कंपनी भी डूबेगी और इंग्लैंड की सरकार भी डूबेगी। इनका स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट है कि इस महान अत्याचार और क्रूरता जो किसी असैनिक सरकार को धब्बा लगा सकती है, उसे सुधारने की आवश्यकता है। यदि किसी कारण प्रभुसत्ता एवं व्यापार को अलग नहीं किया गया तो भारत और इंग्लैंड इतने नीचे गिर जाएंगे और डूब जाएंगे। यानी प्रभुसत्ता और जो है व्यापार को अलग अलग कर दीजिए, इनका जो बात थी प्रभुसत्ता
और व्यापार दोनों को अलग अलग कर दें तभी ठीक है, नहीं तो बहुत स्थिति बिगड़ जाएगी। ठीक। अब कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर वहां की जनता को भी संदेह था, बहुत संदेह था। संदेह तो दो तरह से था। एक तो कैसे संदेह हो गया और ज्यादा, एक तरफ तो कंपनी 10 लाख का ऋण मांग रही है, हमको लोन दे दीजिए 10 लाख, और दूसरी तरफ वह जनता को कह रही है 12.5% हम लाभांश देंगे, यानी प्रॉफिट देंगे। कैसे? जो कंपनी खुद ऋण मांग रही है वो इतना प्रॉफिट देगी कैसे? जनता जो है समझ ही नहीं पा रही थी, न वहां की संसद समझ पा रही है। आप लोग शायद समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो तो चलिए हम सब देखते हैं। ठीक। कंपनी की कराधानी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरू से ही कितनी कलाकार है। ठीक। चलिए, कंपनी को 10 लाख का ऋण जो है मिल ही गया आखिरकार। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो 10 लाख रुपया मिल गया। हाँ, ऋण मतलब लोन, हम ऋण लिख रहे हैं। मिल गया 4% जो है, 4% ब्याज पर 10 लाख की जगह 14 लाख मिल गया था, ये ध्यान दीजिएगा, 4% ब्याज। ठीक है, 14 लाख का ऋण मिल गया। ठीक है। लेकिन इसके इस ऋण के एवज में वहां की संसद ने, संसद कहिए या सरकार कहिए, इंग्लैंड की सरकार, जब भी हम बात करेंगे इंग्लैंड की सरकार या संसद ने क्या किया कि एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। क्या किया? रेगुलेटिंग एक्ट, ये पारित किया। भाई हम रेगुलेट करेंगे। और जब ये एक्ट पारित हुआ ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी तिलमिला गए, ये क्या हो रहा है, ये गलत बात है ना, हम लूट रहे हैं, ये तो रेगुलेट कर रही है हमको। हाँ, वहां की संसद जब ऐसा कही की। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की। ठीक, आप समझ गए कि कैसे रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, कैसे जो है वहां की संसद ने ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। तो पारित किसने किया था? इंग्लैंड की संसद ने। ये बात सामने निकल के आई, पहली बात। ठीक, तो हम बात करेंगे किसकी अब? रेगुलेटिंग एक्ट 1770 की। आपको समझ में आ गया कारण? कोई दिक्कत हो तो आप मुझे नीचे जो है कमेंट करेंगे। ठीक है, फिर क्वेरी करेंगे, हम समझेंगे। ठीक है, और डिटेल में समझ। इस एक्ट के प्रावधान, प्रावधान क्या है उसके बारे में समझेंगे। इस प्रावधान को हम दो जगह समझेंगे। ठीक है, एक जगह तो हम ब्रिटेन में समझेंगे, एक जगह हम भारत में समझेंगे। ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में, ठीक है, और दूसरी तरफ हम इंडिया में समझेंगे, इंडिया में। ठीक है, दोनों जगह प्रावधान बनाए गए। ठीक है, तो देखिए ब्रिटेन में क्या थी, कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, और कंपनी को चलाने वाले थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कौन थे? बहुत अच्छे समझिएगा ध्यान से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, यानी इनको हम हिंदी में कहेंगे निदेशक मंडल, निदेशक मंडल। ठीक है, कंपनी तो इंग्लैंड में ही थी, कंपनी के कर्मचारी यहाँ आते थे ना, तो बात क्लियर है। वहां पे जो लोग रहते थे, जो कंपनी को संचालित करते थे ब्रिटेन में, ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनको कहा गया निदेशक मंडल। ठीक है, इनकी संख्या जो है 24 कर दी गई। अभी हम बात करेंगे, देखते हैं। ठीक, अब जो इनको चुनते थे उनको कहा गया कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। इन निदेशक मंडल के 24 सदस्यों को जो चुनते थे उनको कहा गया कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, प्रोपराइटर्स। ठीक है, ये कहा गया, प्रोपराइटर्स ही डायरेक्टर्स को चुनते थे। ठीक, ये बात समझ गए। ठीक, प्रोपराइटर्स में उनको रखा जाता था जिनके पास जो है ये प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, अभी ये चुनते थे, अभी सारी चीजें ऐसे होती थी, अब इनके लिए प्रावधान किया गया। ठीक, क्या प्रावधान किया गया?
देखिए, कहा गया कि क्या कहते हैं, डायरेक्टर्स जो होंगे इनको हम शॉर्ट में बात करें तो हम सीओडी कह सकते हैं। सीओडी, कोर्ट ऑफ, इनको सीओडी कह सकते हैं। ठीक। इस सीओडी का जो चुनाव था, सीओडी की संख्या वो 24 कर दी गई इस प्रावधान द्वारा। ठीक है। उसके बाद प्रोप्राइटर्स जो चुनाव करते थे, जो चुनाव में भाग लेते थे, चुनाव में भाग लेते थे, उनको कह दिया कि भाई वही लोग भाग लेंगे, चुनाव वही लोग चुनेंगे जिनका शेयर 1000 पाउंड का शेयर हो उनके पास, वही जो है प्रोप्राइटर्स में होंगे, पाउंड का शेयर हो। ठीक, ये शर्त लगा दी गई। पहले ये शर्त कितनी थी? 500 पाउंड थी। अब जो है कह दिया गया कि 1000 पाउंड होना चाहिए। ये ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं हमेशा ये 24 जो सीओडी होंगे, निदेशक मंडल होंगे, निदेशक जो होंगे, ठीक है, 24 तो होंगे, लेकिन इसमें से 25% यानी 1/4 भाग जो है प्रतिवर्ष रिटायर्ड होंगे। ठीक है। क्या होंगे? प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष रिटायर्ड होंगे। ये सब प्रावधान कर दिए गए वहां पर। ठीक है। इतनी बात कर दी गई। अब बंगाल में देखते हैं, इंडिया में यानी बंगाल में। अभी भारत की बात तो नहीं है, अभी बंगाल की बात है, तो बंगाल में क्या किया गया। ठीक, तो बंगाल में देखते हैं। ये तो ये तो जो है ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में किया गया। पर चलते हैं, जगह नहीं है, इम्पोर्टेंट है यहाँ, बहुत अच्छे से समझ लीजिए ताकि बार बार ये समझना ही न पड़े। ठीक, एक ही बार समझना ज्यादा ठीक होता है, ठीक से समझना। ठीक, बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया। प्रशासक मंडल। ठीक है। इस प्रशासक मंडल में क्या है, एक गवर्नर जनरल होगा। ठीक है। पहले तो गवर्नर अभी था, अब गवर्नर जनरल बना दिया गया इसी एक्ट से। गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस प्रशासक मंडल में एक गवर्नर जनरल होगा, जी जी जिसे कहेंगे हम, प्लस 4 पार्षद होंगे। इसके अलावा 4 और पार्षद होंगे। 4 पार्षद, यानी जो प्रशासक मंडल होगा बंगाल में, एक गवर्नर जनरल, 4 पार्षद, मतलब 5 लोगों की होगी। ठीक है। और क्या होगा, एक प्रशासक जो करेगा, जो प्रशासन करेगा बंगाल का, ठीक है, प्रशासक मंडल। ठीक है। ये 5 लोग करेंगे, और इन पांचों का निर्णय जो होगा वो बहुमत से होगा। निर्णय अब कैसे होगा? बहुमत से होगा। ठीक। मतलब कि गवर्नर जनरल तो बना दिया गया बंगाल का, ना? गवर्नर जनरल तो बना दिया गया। ठीक। लेकिन पहला गवर्नर जनरल कौन है, ये भी जान लीजिए। वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स जो है, ये पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक। अब वारेन हेस्टिंग्स एक है, प्लस के साथ 4 पार्षद हैं। ठीक। अब निर्णय बहुमत से होना है, इसका मतलब है वारेन हेस्टिंग्स की पावर कम हो गई। चाहे 4 मेंबर है कौन, बस इनके बारे में जान लेते हैं। एक है फिलिप फ्रांसिस। फिलिप फ्रांसिस। दूसरा व्यक्ति है क्लेवरिंग। क्लेवरिंग। तीसरा व्यक्ति है मानसन। और चौथा व्यक्ति है बारवेल। ये सारा प्रश्न पूछा गया है। ठीक। बारवेल। अब यहाँ देखिए, समस्या तो होनी है नहीं, कि 3 लोग एक साइड हो गए तो गवर्नर जनरल की सारी पावर खत्म। बहुमत कहाँ हो गए, मान लेते हैं फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन एक तरफ हो गए,
तो बारवेल के साथ बहुमत होएगा ही नहीं। कम से कम 2 मेंबर्स जो है वारेन हेस्टिंग्स के साथ आएंगे, तब जाके कोई निर्णय होगा। इससे जो है गवर्नर जनरल की पावर जो है कम हो गई इस प्रशासक मंडल की वजह से। एक समस्या अभी तो दिख रही है, फिलहाल अभी बात करेंगे। इन सब की जो नियुक्ति थी 5 वर्ष के लिए थी, 5 वर्ष के लिए, ठीक है। और इनकी नियुक्ति कौन करता था, इनको हटा कौन सकता था, तो केवल सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इनको हटाने का अधिकार किसको था, किसको था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास था। जो 24 डायरेक्टर्स थे वही इनको हटा सकते थे, ठीक है ना। की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार हटा सकता था, सॉरी, ब्रिटिश सरकार। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर जो है ब्रिटिश सरकार हटा सकती थी या ब्रिटिश सम्राट हटा सकता था। ठीक, ये बात समझ गए। बंगाल में ये हो गया। ठीक, और क्या हुआ ये समझते हैं। देखिए इनकी नियुक्ति कौन करता था, तो ब्रिटिश का सम्राट करता था, ये तो बात क्लियर हो गई। ठीक, एक काम और किया गया, केंद्रीकरण किया गया। केंद्रीकरण, ठीक है, किया गया। कैसे किया गया, देखिए एक जो प्रेसिडेंसी थी, प्रेसिडेंसी वो थी, प्रेसिडेंसी वो थी बम्बई। एक प्रेसिडेंसी थी मद्रास, ठीक, और एक बंगाल थी ना। बंगाल में गवर्नर जनरल तो बना दिया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया, तो इन दोनों जो एक बम्बई था और एक मद्रास था, दोनों को बंगाल के अधीन कर दिया गया, अधीन कर दिया गया, ठीक है। ठीक है? तो केंद्रीकरण का काम किया गया, काम ही किया गया। तीसरा बात और क्या किया गया, बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसी एक्ट द्वारा, ठीक। तो सर्वोच्च न्यायालय को थोड़ा समझ लेते हैं। आज वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं, ठीक है, वो बंगाल के लिए था, केवल बंगाल के लिए, ओनली बंगाल, ठीक है। बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें एक मुख्य जज, जो सर्वोच्च न्यायालय था, एक मुख्य जज होता था, ठीक है, और तीन जो है अन्य जज, ठीक, तीन जज, तो 4 व्यक्ति। कुल अगर टोटल बात करें तो कुल कितने हो गए, 4 व्यक्ति। जो मुख्य जज था उसका नाम है सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। और जो तीन और थे, 1 2 3 का भी नाम आपको जानना है, चैम्बर्स, एक लिमेस्टर, तो और हाइड, ठीक। तो एक कुल मिला, जो हम कुल मिला के बात करें, 4 जो है जज हुआ थे इसमें, 4 जज, ठीक। अब ये जो इस कोर्ट की स्थापना की गई थी बंगाल में ही की गई थी, ठीक है। लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है वो 73 के एक्ट से तो हुआ था, लेकिन 1774 में हुआ था। तो इसका हम गठन की बात करें कब हुआ, तो गठन जो है वो 1774 में हुआ, एक साल बाद। एक्ट की बात करें किस एक्ट के द्वारा हुआ, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ, ठीक है। गठन एक साल बाद हुआ, एक बात।
अब इससे भी समस्या थी, यहाँ भी समस्या थी। समस्या क्या थी कि सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कि गवर्नर जनरल की परिषद बड़ी। नहीं, वहां भी तो 5 लोग हैं, यहाँ 4 लोग हैं। पहले इसका अधिकार क्षेत्र देख लेते हैं। अधिकार क्षेत्र मतलब कि किस तरह के मुकदमे, किन किन लोगों के मुकदमे ये सुन सकती थी। नहीं, तो उसको कहा गया अधिकार क्षेत्र या न्याय क्षेत्र। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी, इसका अधिकार क्षेत्र क्या था, इसी को आप न्याय क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे आज के सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसका न्याय क्षेत्र क्या है ना, और अधिकार क्षेत्र क्या है, उसी तरह उस समय इसका अधिकार क्षेत्र। तो अधिकार क्षेत्र की बात करें तो यह कंपनी के कर्मचारियों, जितने भी कंपनी के कर्मचारी थे वो इसके अधिकार क्षेत्र में आते थे। कंपनी के कर्मचारी, पहली बात तो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, ठीक है। इसमें जो है अंग्रेज तो न्याय मांग सकते थे, अंग्रेज प्लस भारतीय, ठीक है, दोनों जो है न्याय के लिए जा सकते थे, लेकिन बंगाल के, ठीक, न्याय मांग सकते थे, ठीक। और यह मुख्यतः जो है कंपनी की सेवा में प्लस सम्राट की सेवा में, यानी सम्राट की सेवा में लगे लोगों के विरुद्ध, सेवा में लगे लोगों के विरुद्ध, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध, जो कर्मचारी थे कर्मचारियों के विरुद्ध सुनवाई करती थी। सुनवाई करने का अधिकार था, सुनवाई करने का अधिकार था इसको, ठीक है। अब समस्या ये है कि कौन सा जो है कानून लागू होगा। नहीं, किस कानून पे, इंग्लैंड का कानून कि भारतीय कानून। और भारत में तो तमाम तरह के कानून थे उस समय, कोई फिक्स कानून था ही नहीं ना, अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून, ठीक। तो समस्या ये थी। लेकिन आप यहाँ पे अगर देखेंगे कि कौन सा कानून फॉलो करती थी, ये फॉलो करती थी जो है इंग्लैंड में जो प्रचलित न्यायिक विधियां थी। इंग्लैंड में कोई संविधान है नहीं, तो इंग्लैंड में जो है जो न्यायिक विधि है उसी के अनुसार जो है, जो न्यायिक विधियां बनी थी उसी के अनुसार ये न्याय करती थी, ठीक है। भारतीय जो न्याय व्यवस्था थी उसके अनुसार नहीं करती थी, ठीक। निर्णय जो है वो बहुमत से लिया जाता था। यहाँ भी जज 4 थे ना, एक मुख्य जज, 3 अलग जज। तो निर्णय कैसे होता था, निर्णय यहाँ भी बहुमत से ही होता था, ठीक है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा होता है, ठीक है। ये इंग्लैंड की परंपरा है, ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड में भी ऐसे ही होता था, इंग्लैंड की परंपरा के अनुसार। परंपरा ही कहेंगे, कोई संवैधानिक व्यवस्था है नहीं। यानी लॉ ऑफ इक्वलिटी, यानी कॉमन लॉ जिसे कहते हैं, वो लागू किया गया, ठीक है। लॉ ऑफ इक्वलिटी लागू किया गया, ठीक किया गया। लेकिन ये अंग्रेजों के विरुद्ध तो नहीं था। कुल कहने की बातें हैं, जो बातें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सब अंग्रेजों के फेवर में काम करते थे, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक। आगे और बात कर लें हम डिटेल थोड़ा सा और इस 73 की, थोड़ा सा और देख लेते हैं। कंपनी के जो कर्मचारी थे, ठीक है, उनका निजी व्यापार बंद कर दिया गया। एक इम्पोर्टेंट बात, कंपनी के जो कर्मचारी थे ना, जो लूट रहे थे, खूब लूटे हैं अभी तक, कर्मचारियों का निजी व्यापार बंद कर दिया गया ना। इसी एक्ट द्वारा कि आप निजी व्यापार तो नहीं कर सकते, ठीक है। न ही कोई उपहार आप ले सकते हैं, कोई कर्मचारी उपहार या दान नहीं ले सकता। बहुत हो गया, खूब कमा लिए, खूब लूट लिए, अब नहीं ले सकते। मतलब कि कम जो भी व्यापार करना है वो कंपनी के थ्रू करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कर्मचारी के रूप में करना है, ठीक है। और क्या कर दिया गया, तो कर्मचारियों को जब जब ये निजी व्यापार बंद कर दिया गया तो इनका वेतन जो है वो बढ़ा दिया गया, वेतन बढ़ा दिया गया। तो थोड़ा सा जानते रहिए, ये सारी बातें जो है रेगुलेटिंग एक्ट में हुई। अब अगर हम और थोड़ा सा इसको समराइज कर लें, हाँ, तो देखिए कंपनी को अधिकार कैसे मिला, दीवानी कैसे मिली, तो इलाहाबाद की संधि से मिली, ठीक है। उसके बाद जो है कंपनी की
दिवालिया हालत जो है खराब हो गई, कंपनी जो है दिवालिया हो गई। उस हिसाब से वो संसद से, ब्रिटिश संसद से ऋण लेने गई, लोन मांगने गई। नहीं, अब ऋण जो है ब्रिटिश संसद दी, लेकिन साथ साथ एक एक्ट भी दे दी। अब एक्ट में दो तीन बातें हैं जो बहुत जरूरी है। एक तो जो है बंगाल में शासन करने के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति हो गई ना, जी, गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गया वारेन हेस्टिंग। ये बात तो समझ गए, अब गए होंगे। लेकिन इसके साथ चार व्यक्तियों को और जोड़ दिया गया। ठीक, और निर्णय बहुमत से होना था, तो इसकी पावर तो कम हो गई। एक टकराहट हो गई गवर्नर जनरल से और परिषद से, एक समस्या हो गई ना। समस्या अभी देखिए आगे आएगा। एक समस्या क्या दिखी, जो गवर्नर जनरल है उसकी परिषद, गवर्नर जनरल वर्सेज परिषद जो है, उसमें लड़ाई तो होनी है। गवर्नर जनरल अपने मन का करेगा, कैसे कर सकता, नहीं कर सकता है, निर्णय बहुमत से होना है। दूसरी बात, एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई ना। सुप्रीम कोर्ट को यह कह दिया गया कर्मचारियों के विरुद्ध आप जो है मुकदमा सुन सकते हैं, कॉमन लॉ लागू होगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर कानून जो है वारेन हेस्टिंग्स बहुमत से बना दे, नहीं, तो उसका क्या होगा। क्या वो सुप्रीम कोर्ट मानेगी कि इंग्लैंड की सरकार की मानेगी ना। इसका अधिकार क्षेत्र तो क्लियर था, लेकिन जो है कि कौन सा कानून अप्लाई होगा ये क्लियर नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट प्लस जो है परिषद में भी विवाद था, परिषद में एक विवाद था। ठीक है, तो एक समस्या ये भी थी। तो दो समस्याएं बहुत कायदे की थी। ठीक, तो घुमा फिरा के दो समस्याएं थी, और दो समस्याओं को आगे के एक्ट्स में, आगे के का जो एक्ट हम देखेंगे उसमें ठीक किया गया, कुछ हद तक ठीक किया गया। ठीक, और अधिकार क्षेत्र भी क्लियर नहीं था। हालांकि इस अधिनियम में चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की गई थी। नहीं, चेक एंड बैलेंस कहा जाता है ना। एक तरफ जो है परिषद होगी, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट होगा। परिषद गलत करेगी तो सुप्रीम कोर्ट देख लेगी, जैसे आज हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस है विधायिका और न्यायपालिका में। विधायिका कोई भी कानून बनाती है, अगर संसद के खिलाफ होता है, तो संविधान के खिलाफ होता है, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट से रद्द कर देती है। ठीक है, तो चेक एंड बैलेंस की बात की गई थी, लेकिन जो है इसमें जो है ये बात जो है क्लियर नहीं हुई। तो ये दो समस्या थी, एक समस्या हो गई, दो समस्या। ये समस्याओं को अगले वाले एक्ट में देखेंगे। अब हम बात करें नेक्स्ट वाला एक्ट। ठीक, जो आया जो है 1781 में संशोधनात्मक अधिनियम। इसी समस्याओं को समाप्त करने के लिए एक संशोधनात्मक अधिनियम आया। ठीक है, इसमें से एक समस्या समाप्त हुई। अगर हम बात करें 1700 एक संशोधनात्मक अधिनियम, वो आया गया 1781 में। ठीक, इसमें क्या किया गया। ठीक है, अच्छा, इस संशोधनात्मक अधिनियम को एडमंड बर्क के सुझाव पर लाया गया था। एडमंड बर्क के सुझाव पर लाया गया। हाँ, ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है। ठीक है, तो इसमें क्या बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानना है, इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो समस्या थी उसको संशोधन किया गया। पहली बात तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे ना, उनको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर तभी जब वो कंपनी का काम कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी का व्यापार कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में उनके अधिकार सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट उन पर सुनवाई नहीं करेगी। कहने का मतलब यही है। ठीक है, अगर और कुछ उल्टा पुल्टा काम करते हैं तो अधिकार क्षेत्र में आएगा, लेकिन कर्मचारी जो है अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कर रहे हैं, तो एक समस्या तो यहाँ सॉल्व हो गई। जो समस्या सुप्रीम कोर्ट वर्सेस परिषद के बीच में थी। ठीक है, और दूसरी बात क्या कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट कर दिया गया।
इसका अधिकार क्षेत्र और स्पष्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट का। कहा गया कि जो कलकत्ता के निवासी हैं सभी निवासियों पर अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया। तो एक काम ये भी किया गया, कलकत्ता के सभी निवासी जो है इसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे। मतलब कि कलकत्ता के सभी निवासी जो है उन न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। अब एक बात और थी, अभी आपने देखा कॉमन लॉ लागू होगा, इंग्लैंड का कानून। भारतीयों को बड़ी दिक्कत थी ना, भारतीय, आप समझ ही रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, हिस्ट्री में समझेंगे। भारतीयों का अलग अलग कानून था, तो वो समस्या तो भारतीयों की थी। अगर भारतीय जो है न्याय के लिए जाएगा, उसमें इक्वलिटी की बात आ जाएगी, तो भारतीय उस न्याय से अच्छा है कि अपने घर न्याय कर ले। उस समय की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें यह कह दिया गया जो प्रतिवादी होगा, प्रतिवादी, एक वादी होता है एक प्रतिवादी होता है। प्रतिवादी यानी जो डिफेंडर होगा, डिफेंडेंट होगा, तो कहा गया डिफेंडेंट। ठीक है। प्रतिवादी जो होगा वो अपना निजी कानून लागू करवा सकता है। वो जो है वह अपना निजी कानून, समझ रहे हैं? यानी इंडियंस है तो इंडिया के कानून को लागू करवा सकता है, निजी कानून लागू करवा सकता था। ठीक है, यही बात कर दी गई। ठीक है। और कहा गया सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट अगर भारतीयों के बारे में तुम फैसला दो, भारतीयों पर फैसला अगर होगा, तो ये बात ध्यान रखो कि भारतीय जो है रीति रिवाज, भारतीय जो है कानून परंपराओं को फॉलो करना पड़ेगा। भारतीय, भारतीयों के रीति रिवाज, रीति रिवाजों, परंपराओं का ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये जरूर करना होगा। ठीक है। और जो परिषद को, गवर्नर जनरल ऑफ परिषद यानी बंगाल की जो सरकार से हम कह देंगे, बंगाल की सरकार को भी कहा गया कोई भी कानून आप बनाइए, नहीं, जो परिषद है, गवर्नर जनरल जिसमें है और पार्षद हैं, ठीक है, उसको परिषद कहा गया। परिषद अगर कोई कानून बनाती है ना, परिषद का काम होता है कानून बनाना, कोई कानून बनाती है, वह भी भारतीय रीति रिवाजों का ध्यान रखेगी, भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं का ध्यान रखेगी। ठीक है, का ध्यान रखेगी। ठीक। तो यही सब बातें की गई, और ये भी कहा गया कि जो परिषद जो है कानून बनाएगी, अब सुप्रीम कोर्ट में को जो है पंजीकृत करवाना अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है। परिषद यानी गवर्नर जनरल प्लस परिषद जो कानून बनाएगी, समझ रहे होंगे, जो कानून बनाएगी उसे, बनाएगी उसे जो है सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत, सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत करवाना अनिवार्य नहीं होगा, पंजीकृत करवाना अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है। पहले ये होता था कि पंजीकृत करवाना अनिवार्य था, जाके सुप्रीम कोर्ट को बताओ कि हमने ये कानून बनाए हैं। ठीक। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट वर्सेज गवर्नर जनरल परिषद की समस्या तो समाप्त हो गई, लेकिन परिषद वाली समस्या तो अभी बाकी है। गवर्नर जनरल और परिषद वाली एक समस्या जो है तो वो बाकी है। तो एक समस्या तो समाप्त हो गई, इसीलिए संशोधनात्मक अधिनियम आया, यही समस्या। तो एक समस्या समाप्त हो गई, अगली समस्या को हम देखते हैं। समाप्त, अगली समस्या कब समाप्त होगी? समस्या और है कौन? गवर्नर जनरल और परिषद, जहां बहुमत से निर्णय होना है और गवर्नर जनरल की पावर कम हो गई। ठीक है। बहुत अच्छे से हम समझने का प्रयास करेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट की। पिट्स इंडिया एक्ट
1784। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चंस आता है, अब आगे क्वेश्चंस आए ही जाएंगे। ठीक है। 1784 तक देखिए कुछ घटनाएं हुई थी, कुछ चीजें हुई थी।